गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एल्केन में सरूपण कन्फर्मेशन बताने हैं आपको। तो सरूपण किसे कहते हैं? देखिए, जो एल्केन होती है उनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध होता है। और इस एकल आबंध के थ्रू जो है ये कार्बन जो है अपने एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं। एकल आबंध के थ्रू ये क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। और इसी एकल आबंध के थ्रू रोटेट करने से इनसे जुड़े जो परमाणु होते हैं वो अपनी स्थिति त्रिविम में क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसके कारण जो ये समवयवता प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सरूपण समवयवता। तो सरूपण समवयवता एल्केन्स में पाई जाती है क्योंकि एल्केन्स में सिंगल आबंध होता है और उसके थ्रू रोटेट कर सकते हैं कार्बन परमाणु। लेकिन ये एल्कीन और एल्काइन में नहीं पाई जाती है क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्रतिबंधित घूर्णन। डबल बॉन्ड अगर होगा तो घूर्णन क्या हो जाएगा? प्रतिबंधित। और इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। लेकिन सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये एक दूसरे के थ्रू क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। और उस वजह से इनसे जुड़े, जैसे अपन एथेन की बात अगर करें तो एथेन के अंदर एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस तरह की एथेन की स्ट्रक्चर होती है और आपको सरूपण जनरली एथेन में ही पूछेंगे। तो क्या हो सकता है कि ये जो कार्बन है ये एक दूसरे रोटेट करेंगे जिससे ये हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेंगे। तो परमाणुओं की जो त्रिविम व्यवस्था है वो एकल आबंध, कार्बन कार्बन एकल आबंध के साथ घूर्णन से जो बदल जाती है। तो इस तरह के जो समावयवी होते हैं वो कहलाते हैं सरूपण समावयवी। और इनको रोटोमर्स भी कहते हैं। सरूपण समावयवी या फिर क्या कहेंगे? रोटोमर्स। ठीक है। तो ये बनाने कैसे? आपको दो तरह के सरूपण समावयवी पूछेंगे, या तो आपको न्यूमेन सरूपण डायग्राम पूछ लेंगे या फिर आपको सोहर्स पूछेंगे। तो न्यूमेन और सोहर्स बनाने आपको एथेन के सीखने हैं और यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि एथेन के न्यूमेन सरूपण समावयवी बनाइए या फिर उसके सोहर्स बनाइए। ठीक है। तो न्यूमेन कैसे बनते हैं, सोहर्स कैसे बनते हैं, ये आपको सीखना है। न्यूमेन में क्या होता है? जैसे कि इथेन है, इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ CH3 और CH3। मतलब कि इथेन में 2 कार्बन है और होता यह है कि आप दोनों कार्बन में से एक कार्बन को तो गोला मान लो। तो ये तो क्या हो गया? गोला, एक कार्बन। और दूसरे कार्बन को आप डॉट मान लो। क्या मान लो? डॉट। अब देखो, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन है तो पहले तो मैं क्या करूं? इस डॉट से 3 हाइड्रोजन अटैच करूंगी इस तरह से कि इनके बीच में 120 डिग्री का लगभग एंगल रह जाए। तीनों के बीच में कितना एंगल रहेगा? 120 डिग्री का। और इसी तरह से मैं इस गोले से भी 3 हाइड्रोजन अटैच करूंगी। ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ इसमें आप देखो तो इसमें क्या है कि हर हाइड्रोजन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है और उस वजह से इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है उनके बीच में प्रतिकर्षण, या हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण जो होगा वो सबसे कम होगा। तो इस स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड। क्या कहते हैं? स्टैगर्ड। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टैगर्ड। ठीक है। और एक जो होती है इसको हिंदी में क्या कहेंगे आप? सांतरित। सांतरित। स्टैगर्ड ज्यादा यूज किया जाता है या फिर आप सांतरित भी याद कर सकते हैं। एक होगा जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगी तो प्रतिकर्षण क्या होगा? अधिकतम। तो इसमें क्या है? डिस्टेंस अधिकतम है तो इसमें प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। क्या लिखना है आपको? स्टैगर्ड में प्रतिकर्षण क्या होता है? न्यूनतम होता है। और जब प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो एक बनाएंगे हम इसका एक्लिप्स्ड, या इसको कहते हैं ग्रस्त सरूपण। ग्रस्त सरूपण। इसको कैसे बनाते हैं? देखो, पहले सेम वही करना है आपको। पहले डॉट से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन बनाने हैं। ये एक, ये दो, ये डॉट का मतलब एक कार्बन है। और दूसरे, क्योंकि ये जस्ट ये वाला जो हाइड्रोजन होगा दूसरे कार्बन का वो जस्ट इसके पीछे होगा
जस्ट पीछे शो करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम जस्ट पीछे शो करेंगे तो यहाँ 2 डायमेंशनल में शो नहीं कर सकते, इसलिए इसको इस तरह से शो किया जाता है कि डॉट डॉट से दिखाते हैं, जस्ट पास में। यहाँ भी मैं क्या करूंगी, इसको डॉट डॉट से दिखाऊं, और यहाँ देखो मैं गोले से अटैच कर रही हूँ, इससे नहीं, क्योंकि डॉट के तो 3 हाइड्रोजन मैंने लिख लिए, अब गोले के 3 हाइड्रोजन आपको शो करने हैं, और ये डॉट डॉट करके मैंने जस्ट इसके पास पास लिखे हैं, इसका मतलब है कि ये जस्ट इसके पीछे है, यानी कि यहाँ ये माना जाता है कि जो बॉन्ड एंगल है वो 0 डिग्री का है। क्या है? 0 डिग्री का। और यहाँ देखो, अगर इसके और इसके बीच में 120 का एंगल है तो इसके बीच में कितना होगा, 60 डिग्री का। तो ये माना जाता है कि ये एक कार्बन और दूसरे कार्बन के जो हाइड्रोजन है इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो ये सांतरित स्वरूपण कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, इसका ग्रस्त स्वरूपण। और इसमें जो होता है, क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम है इसलिए इसमें प्रतिकर्षण अधिकतम है। प्रतिकर्षण क्या है? अधिकतम है। अब ये जो प्रतिकर्षण अधिकतम है इसके कारण इसका स्थायित्व क्या है, कम है। तो अगर आपको स्थायित्व का ऑर्डर पूछे तो सबसे ज्यादा स्थायित्व जो होता है वो स्टैगर्ड यानी सांतरित रूप का होता है, और सबसे कम होता है ग्रस्त का। इनके बीच के भी स्ट्रक्चर होती हैं जिनमें जो डिस्टेंस होगी हाइड्रोजन के बीच में वो 0 और मैक्सिमम के बीच की होगी। तो ऐसे स्वरूपण को स्क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यू। तो स्क्यू की जो स्टेबिलिटी होती है वो एक्लिप्स से ज्यादा होती है और स्टैगर्ड से कम होती है, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, इसमें उससे कम है, और इसमें सबसे कम यानी कि 0 है। तो यहाँ पर जो है प्रतिकर्षण अधिकतम होगा, उससे कम प्रतिकर्षण स्क्यू में होगा, और सबसे कम प्रतिकर्षण जो होता है वो स्टैगर्ड में होता है। तो ये है इसके न्यूमैन प्रक्षेप डायग्राम। क्वेश्चन आएगा एथेन के न्यूमैन प्रक्षेप डायग्राम बनाइए, तो आपको एक तो स्टैगर्ड और एक एक्लिप्स बनाना है। और अब चाहो तो स्क्यू भी बना सकते हो, जिसमें आप डिस्टेंस जो है वो हाइड्रोजन की ना तो मिनिमम रखोगे ना मैक्सिमम, उसके बीच की कुछ रखोगे, तो वो बन जाएगा स्क्यू। ठीक है। इसी तरह से सोहर्स बनाना है। सोहर्स में क्या करते हैं, जो कार्बन कार्बन की लाइन है, बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की कार्बन कार्बन के मध्य, उसको इस तरह से तिरछा बनाया जाता है। और इस तरह से तिरछा बनाने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने ये पहला हाइड्रोजन बनाया, ये दूसरा और ये तीसरा। और इसी तरह से अगर मैं इसी तरीके से इसका भी बनाऊं तो ये देखो, ये ऐसा लग रहा है इसी हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये है, इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड में जो हाइड्रोजन होता है उसके जस्ट पीछे हाइड्रोजन होता है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सोहर्स में एक्लिप्स्ड कहलाएगा। और अगर आपको स्टेगर्ड बनाना है तो आप क्या करो, सेम इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करो, और यहाँ जैसे आपने ये बना लिए थे इस तरह से, अब आप क्या करो, ये 2 ऊपर बनाओ और 1 नीचे, तो ऐसा लग रहा है कि ये दो जो हाइड्रोजन है इनके बीच में ये दिख रहा है। तो ऐसा ही यहाँ होता है, देखो ये दोनों जो हाइड्रोजन है इसके बीच में ये दिख रहा है। ठीक है। तो ये जो है ये इसका क्या कहलाएगा, ये एक्लिप्स्ड, और ये इसका स्टैगर्ड कहलाएगा। तो इस तरह से आप सोहर स्वरूपण डायग्राम भी बना सकते हैं इजीली। और यहाँ पर जो ये कार्बन कार्बन के थ्रू बॉन्ड का जो घूर्णन होता है, ये एक इनकी जो ऊर्जा होती है इसको घुमाने की, वो 1 से 20 किलो जूल पर मोल के द्वारा बाधित रहती है, और इसे टॉर्सनल स्ट्रेन कहा जाता है। जो कार्बन कार्बन एकल आबंध के थ्रू जो घूर्णन है वो 1 से 20 किलो जूल ऊर्जा द्वारा क्या रहता है, बाधित होता है, यानी कि इतना प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया इनमें होती है, और इस वजह से इसको क्या कहते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है। और जो इनके बीच ऊर्जा का लगभग अंतर होता है एक रूप का और दूसरे रूप का, वो 12.5 किलो जूल पर मोल होता है एथेन में। तो ये जो एथेन के स्वरूपण है इनको हम एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लिखेंगे कि इनमें जो 2 स्वरूपण के मध्य ऊर्जा का अंतर जो है वो 12.5 किलो जूल पर मोल है, जो इनको रूम टेम्परेचर पर मिल जाती है, और ये कंटिन्यूसली एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। इसीलिए हम एथेन के जो स्वरूपण समावयवी है इनको एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्कीन। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इनको ओलिफिन कहते हैं, सामान्य नाम है इसका। और यहाँ पर इसका जो पहला मेंबर होता है
वो n इज इक्वल टू आपको 2 लिखना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H4 और 2 कार्बन वाली एल्कीन को हम क्या कहेंगे? एथीन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहले 2 कार्बन बनाओ, उसके बीच में डबल बॉन्ड बनाओ, क्योंकि इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। और उसके बाद हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी कंप्लीट करो, तो 1 2 3 और 4, 3 और 4। इस तरह से एथीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर n इज इक्वल टू आप 3 ले लें तो हो जाएगा C3 और 3 टू ज़ा 6, जिसमें जितने कार्बन होते हैं उसकी डबल हाइड्रोजन होती है, तो वो एल्कीन होता है। अणु सूत्र देखकर भी आप पता कर सकते हैं। यहाँ आपको देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच करोगे और उसके बाद आप किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लोगे। ये डबल बॉन्ड आप यहाँ भी बना सकते थे, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लोगे और उसके बाद बाकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन लगाकर कंप्लीट करोगे। तो ये 1 2, ये हो गई 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4। तो जब हम इसको मिक्स करके लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं इसको? इसके लिए CH3, ठीक है, उसके बाद CH और उसके बाद डबल बॉन्ड, देन CH2। तो इसको संगनित संरचना सूत्र कहते हैं। तो ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब भी क्या है? प्रोपीन। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपीन। उसके बाद यहाँ पर अगर आप n बराबर 4 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा C4H8, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर इसको हम ब्यूटीन कहते हैं। अब ब्यूटीन जो है, यहाँ देखो प्रोपीन का तो और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, ये भी प्रोपीन है। और अगर आप सपोज डबल बॉन्ड इधर बनाते तब भी ये क्या होता? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। और अब यहाँ नंबरिंग आप इधर से करते हैं क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलता, तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन मिल रही है और इस तरह के स्ट्रक्चर में भी डबल बॉन्ड को क्या मिल रही है? 1 पोजीशन मिल रही है। तो यहाँ प्रोपीन में आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ भी लिख लो नाम सेम ही आएगा। इन दोनों का नाम सेम आ रहा है, मतलब ये एक दूसरे के समावयवी भी नहीं है, बल्कि एक ही कंपाउंड है, तो इसलिए इसका नाम प्रोपीन लिखते हैं। जबकि अगर आप ब्यूटीन की बात करो और अगर आप ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि चारों कार्बन को क्या करो, एक ही लाइन में लिखा, उसके बाद में आपने डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया, ठीक है, या फिर यहाँ बनाया, एक ही बात है। अब आप क्या करोगे? बाकी की वैलेंसी कंप्लीट करोगे, तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर ये कैच आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3। तो अगर आप इसका नाम लिखोगे तो देखो 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा ब्यूट 1ईन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन का मतलब ब्यूट और 1 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो 1 और ईन, ब्यूट 1ईन। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि आप यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनाकर अगर 2 और 3 कार्बन के बीच में बनाते, तब नाम चेंज हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाता? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसमें भी देखो कार्बन कितने हैं? 4, 3 4 5 6 7 8 और हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। तो सूत्र तो इसका भी C4H8 होता, लेकिन इसका नाम अगर आप लिखते तो 1 2 3 4 इसका नाम होता ब्यूट 2ईन। इसका नाम क्या हो जाता? ब्यूट 2ईन। और आप कार्बन नंबर 4 से C4H8 फॉर्मूले से और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप देखिए कैसे बना सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले 3 कार्बन लगाया और यहाँ एक ब्रांच बना दी, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पर कहीं पे डबल बॉन्ड बना लूं, सपोज मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, इधर बना लिया, अब मैं बाकी की वैलेंसी कंप्लीट करूंगी तो ये हो जाएगा CH2 2 3 4, यहाँ पे 3 और ये 1 4, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3। तो यहाँ देखो अगर इसका भी आप अणु सूत्र बनाते हो तो कितना होता है? 1 2 3 4, 4 कार्बन और 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैसे हो रहे हैं? 2 3 4, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन नहीं आएगा, 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट है, तो यहाँ H8 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अगर आप इसका नाम लिखें, अणु सूत्र तो इसका भी C4H8 है, इसका भी C4H8 है और इसका भी क्या है? C4H8 है।
तो C4H8 से 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल आपने बनाए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब देखो अगर आप पहले और दूसरे की बात करो तो जो जनक श्रृंखला है इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी क्या है, 4 कार्बन है। तो ये एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी नहीं है, क्योंकि श्रृंखला समावयवी जब होते हैं जब अणुसूत्र सेम हो और संरचना में जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या में भिन्नता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला समावयवी। यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन में अंतर है। तो जब डबल बॉन्ड यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह है और जब क्रियात्मक समूह की स्थिति में अंतर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिति समावयवी। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 है, इनके बीच में जो समावयवता है उसका नाम है स्थिति समावयवता। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें कि पहले और तीसरे में कौन सी समावयवता है, तो अगर आप देखें कि पहला और तीसरा, तो इसमें जो है वो श्रृंखला समावयवता है। रीजन कि अगर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन की बात करें तो इसमें भी 1 नंबर पर है और इसमें भी क्या है, 1 नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर जनक श्रृंखला में इसमें 4 कार्बन है, जबकि अगर आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो 1, 2 और 3। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। और जनक श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोप और 1 ईन, 2 मेथिल प्रोप 1 ईन। ये क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नाम। और जैसे ही आईयूपीएसी नाम अलग आता है मतलब कि यौगिक क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी समावयवता C4H8 जो अणुसूत्र है उससे ये संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर पहले और तीसरे जो कंपाउंड है इसके अंदर श्रृंखला समावयवता है, क्योंकि यहाँ पर जो जनक श्रृंखला है उसमें कार्बन की संख्या में अंतर है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेंटीन जो है उसमें भी बता सकते हैं, C5H क्या हो जाएगा, 10। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर इस तरह से बन सकता है कि आप पांचों कार्बन को सीधी सीरीज में अटैच कर दो सिंगल बॉन्ड से, और किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में आप क्या बना लो, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो दूसरा आप स्ट्रक्चर कैसे बना सकते थे कि पांचों कार्बन को आपने इस तरह से अटैच कर दिया और आपने डबल बॉन्ड को आपकी यहाँ बनाया सेकेंड नंबर पोजीशन पर। अगर आप यहाँ बनाते तब भी हम नंबरिंग इधर से करते 1 और 2 तो सेकेंड नंबर पोजीशन आती। अगर आपने मैं इधर से बनाया 2 तो इधर से 1 और 2 सेकेंड नंबर पोजीशन आती, तो वो दोनों स्ट्रक्चर तो सेम हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं आप, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन लगाकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ 3 बॉन्ड है तो एक H और अटैच हो जाएगा। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गई और इसका नाम हो गया पेंट 1 इन। क्यों हो गया, क्योंकि नंबरिंग आप इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, जनक श्रृंखला में 5 कार्बन है मतलब पेंट, और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन, पेंट 1 इन। इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। ये CH3, ये CH2, ये हो जाएगा CH, देन ये भी हो जाएगा CH और ये CH3। तो यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन दोनों में है, तो दोनों का अणु सूत्र समान है, लेकिन संरचना सूत्र जो है उसके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन में भिन्नता है, तो ये एक दूसरे की क्या है, स्थिति समावयवी। लेकिन आप C5H10 से और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कि आपने 4 कार्बन को तो सिंगल लाइन में अटैच किया, लेकिन अगर आप 5वें कार्बन को इधर अटैच कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अब आप डबल बॉन्ड जो है वो 3 जगह पर इसमें रख सकते हो। एक आपने डबल बॉन्ड यहाँ रखोगे, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे करके आपके पास 3 अलग अलग और यौगिक बन जाएंगे। तो इसमें मैं डबल बॉन्ड को यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर में सेम बनाऊंगी, देखो C C C C 4 और ये 5। अब मैं डबल बॉन्ड को यहाँ रख रही हूँ और एक स्ट्रक्चर होगा ये, और अब मैं डबल बॉन्ड को यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, अब देखो आपको पता चलेगा कि ये सारे अलग अलग कंपाउंड है, क्योंकि जब आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो इन तीनों के क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो यहाँ देखो 2
और ये 2। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पूरे हैं, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 और ये CH3। अब यहाँ देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है, तो अणुसूत्र सेम हो गया। संरचना, अब इसका नाम लिखना है आपको, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, तो हम इसलिए नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4, और फिर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करनी है। जनक श्रृंखला सबसे लंबी, तो ये तो हो गई जनक श्रृंखला, और ये हो गया प्रतिस्थापी। 2 नंबर पे प्रतिस्थापी है, तो आप इसका नाम लिखेंगे 2 मेथिल, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मेथिल। अब 4 कार्बन है जनक श्रृंखला में, तो ब्यूट 1 इन, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और फिर 1 और फिर इन। ये देखो इसका नाम हो गया। अगर आप इसका नाम लिखोगे तो यहाँ देखो CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, 2 और 3, ये 1 H, तो यहाँ देखो 9 और 1 10। अब इसका नाम लिखोगे तो आप क्या करोगे, ये इस तरह से करोगे। अब आप नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से 2 नंबर पे प्रतिस्थापित भी नजदीक है, इसलिए इसकी नंबरिंग इधर से ही होगी, उधर से नहीं होगी। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, देखो 2 मेथिल, और क्या हो जाएगा 3 और 4 ब्यूट। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो 2 इन, तो देखो इसका नाम आया 2 मेथिल ब्यूट 1 इन, जबकि इसका नाम आया 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, तो दोनों अलग अलग कंपाउंड हुए। यहाँ पर अगर इसका नाम लिखोगे आप तो देखो CH3 CH3, यहाँ पे 3 और 1 4, यहाँ पे भी 3 और 1 4, और यहाँ हो जाएगा 2, 3 3 6 7 8 9 10। अब देखो अगर आप इसका नाम लिखोगे, अब नंबरिंग आपको इधर से करनी पड़ेगी क्योंकि आपको डबल बॉन्ड को वरीयता पहले देनी है। पहले ये देखना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, फिर देखना है कि प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड को पहले वरीयता देंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, तो देखो इसका नाम आएगा 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो इस तरह से नंबरिंग हो जाएगी, नाम हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको पूछे कि इनमें कौन सी समावयवता है, तो यहाँ देखो अगर आप पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो अगर आपको ये पूछे कि पहले और तीसरे में कौन सी समावयवता है, तो यहाँ देखो पहले और तीसरे में जो है वो श्रृंखला समावयवता है, क्योंकि इस श्रृंखला में 5 कार्बन है जबकि इसकी जनक श्रृंखला में 4 ही कार्बन है, तो यहाँ तो श्रृंखला समावयवता है, जबकि डबल बॉन्ड की पोजीशन इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। लेकिन अगर आपको पूछे कि तीसरे, चौथे और पांचवे इन स्ट्रक्चर में कौन सी समावयवता है, तो तीसरे, चौथे और पांचवे तीनों में जनक श्रृंखला में कार्बन तो 4 ही है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, तो यहाँ जो समावयवता है वो स्थिति समावयवता है। तो इस तरह से आप समावयवता बता सकते हैं, और कौन कौन से समावयवी बनेंगे वो भी आप अपनी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करके। इसी तरह से एल्कीन जो है वो ज्यामिति समावयवता भी प्रदर्शित करती है, संरचनात्मक के अलावा ये एक और समावयवता प्रदर्शित करती है जिसे हम क्या कहते हैं, ज्यामिति समावयवता। और ये कौन प्रदर्शित करेगी, ये एल्कीन प्रदर्शित करती है, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए घूर्णन क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू रोटेट नहीं कर सकते हैं डबल बॉन्ड के थ्रू, तो यहाँ पर घूर्णन क्या है, प्रतिबंधित है। और इस बेसिस पर ये ज्यामितीय समावयवता कब प्रदर्शित करेंगे, एक तो यौगिक में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरा डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है उनसे जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जैसे देखो अगर आप एथीन की बात करो तो ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, रीजन कि यहाँ कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, दोनों ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, समावयवता कौन प्रदर्शित करेंगे, जब C डबल बॉन्ड C एक X होगा और दूसरा Y होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो दोनों कार्बन है उनसे जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ सपोज X है और यहाँ Y है, तो
इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप भी अलग है और इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप भी अलग अलग हैं। तो इस तरह के यौगिक जो होंगे वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि सपोज कि अगर मैंने यहाँ पर Cl लिख दिया, यहाँ Cl और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ H और यहाँ H, तो क्या ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा? नहीं, ये नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या है? सेम है, जबकि वो अलग होने चाहिए। तो अगर ऐसा कंपाउंड होता C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ Cl, तो ये कंपाउंड जो है वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है उनसे जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या हैं? अलग अलग हैं। और उस बेसिस पर इसके आप दो ज्यामितीय समावयवी बना सकते हो, ये तो कहलाता है सिस। और अगर मैं इसको ऐसे लिखती C डबल बॉन्ड C, और अगर मैं H को यहाँ लिखूं, Cl को यहाँ, Cl को यहाँ और H को यहाँ, तो यहाँ देखो ये दोनों H डबल बॉन्ड के एक ही तरफ है और ये दोनों Cl जो एक जैसे हैं ये डबल बॉन्ड के एक ही तरफ है। तो ये जो रूप होता है ज्यामितीय समावयवी का ये कहलाता है समपक्ष या सिस, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, ये देखो Cl के अपोजिट Cl और H के अपोजिट H, तो ये जो रूप है ये कहलाता है विपक्ष, समपक्ष और विपक्ष, और इसको ट्रांस भी कह सकते हैं। तो ये सिस रूप हो गया और ये ट्रांस हो गया। तो इस तरह से ज्यामितीय समावयवी बनाए जाते हैं। मतलब आपको इस तरह से कह सकते हैं कि आपके पास ब्यूटाडाइईन है, ब्यूटाडाइईन, तो यहाँ पर आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइईन है, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है और आपको सपोज इसमें बतानी हो ज्यामितीय समावयवता, या इजी एग्जांपल लेते हैं, 2 ब्यूटीन है, आपके पास क्या है? 2 ब्यूटीन, और आपको पूछेंगे क्या ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है? तो सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है और 2 का मतलब है कि डबल बॉन्ड जो है वो 2 नंबर कार्बन पर है, तो 1 और 2 यहाँ पर क्या करेंगे? डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी की वैलेंसी आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन लगाकर कंप्लीट करेंगे, तो ये हो जाएगा CH3, ये CH, ये CH और ये CH3। अब देखो इसको इस तरह से लिखेंगे कि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनको इस तरह से लिख दिया मैंने, डबल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन से एक CH3 है और एक H है, तो मैंने लिखा ये CH3 और ये H। इस कार्बन से भी एक CH3 और H है, तो ये हो गया CH3 और ये H। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या है? अलग अलग। इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप भी क्या है? अलग अलग। इसका मतलब कि ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर ये दोनों CH3 एक तरफ है, ये H एक तरफ है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ये इसका समपक्ष रूप है। अब विपक्ष बनाना आसान है, इसको इस तरह से कर दो कि H को इधर और CH3 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, ये CH3 और ये H। अब CH3 के अपोजिट CH3, H के अपोजिट H लगा लो, तो ये इसका हो जाएगा विपक्ष रूप, या फिर हम इनको सिस और ट्रांस भी कह सकते हैं। तो ये हो गया 2 ब्यूटेन के ज्यामितीय समावयवी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि समपक्ष और विपक्ष जो समावयवी है इनमें से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है और किसका कम होता है? तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वहां पर हम क्या करते हैं कि जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, उसकी तरफ तीर का निशान बनाते हैं। तो यहाँ अगर आप इस बॉन्ड की बात करें तो CH3 और C, यहाँ कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और sp2 जो संकरित कार्बन होता है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो आप तीर का निशान इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? आप तीर का निशान इस तरह से बनाएंगे, तो इन दोनों का वेक्टर सम योग हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा? देखो इसका तीर का निशान इस तरह से बनेगा डाइपोल का, और इसके डाइपोल का निशान इस तरह से बनेगा, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जबकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि जो समपक्ष समावयवी होते हैं उनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान विपक्ष समावयवी से ज्यादा होता है। ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लेकिन अगर गलनांक क्वथनांक की बात करें तो वो विपक्ष का ज्यादा होता है और समपक्ष का कम होता है, क्योंकि विपक्ष की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है कि उनके अणुओं के बीच में
वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिसको तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा भी क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो याद रखना है कि गलनांक क्वथनांक विपक्ष समावयवी का ज़्यादा होता है ट्रांस समावयवी से, क्योंकि आप लिखेंगे कि उनके अणुओं के बीच में जो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि उनमें ज़्यादा होता है, इसलिए उनका गलनांक क्वथनांक भी ज़्यादा होता है।